हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है बैंकिंग का 7वां भाग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो इस भाग में हम पढ़ेंगे बैंकों के प्रकार। बैंक के विषय में आप पढ़ चुके हैं, बैंक की परिभाषा जान चुके हैं। अब हम इसे पढ़ेंगे बैंकों के प्रकार। बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं बैंक जो है मुख्यतः निम्नलिखित जो यहाँ दिया गया है, लिखा गया है, यहाँ 11 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बैंक है केंद्रीय बैंक, जिसको सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, कृषि बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक को कई भागों में बांट दिया गया है, जैसे सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक, विनियोग बैंक, निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, प्राचीन देशी बैंक। इतने प्रकार के बैंक होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या होता है। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक, प्रत्येक देश में वहाँ बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रण में रखने के लिए, उसको सही ढंग से संचालित करने के लिए केंद्रीय बैंक का होना बहुत ही जरूरी है। यह प्रत्येक देश में यह जो है केंद्रीय बैंक के नाम से एक बैंक होता है, जो उस देश की समूची बैंकिंग सिस्टम को अपने नियंत्रण में रखता है और नोटों की निर्गमन का अधिकार होता है, और जो है पूरी अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रख करके और बैंकिंग व्यवसाय को संचालित करता है। तो वह केंद्रीय बैंक कहलाता है। भारत में भी केंद्रीय बैंक है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है भारत का केंद्रीय बैंक। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है व्यापारिक बैंक। बैंकिंग व्यवस्था में व्यापारिक बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये बैंक बैंकिंग कंपनियों की तरह जो है अंश बेचकर अपनी स्थापना किए हैं, और जो है ये बैंक देश में लोगों की बचतों को स्वीकार करते हैं और जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं। भारत में बहुत से बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, ये सभी बैंक जो हैं व्यापारिक बैंक के उदाहरण हैं। उसके बाद औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक देश में उद्योग धंधों के लिए बड़े बड़े उद्यमियों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए स्थापित किए गए हैं, क्योंकि व्यापारिक बैंक बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए बड़े बड़े उद्यमियों को उद्योग धंधों के विकास के लिए देश में औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई है। इसको जितने भी हम बैंक पढ़ रहे हैं, ये आगे चल करके हम एक एक लेसन में पढ़ेंगे। हम केवल आज इतना ही जानेंगे कि बैंक के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने का काम करते हैं और विदेशी व्यापार को सुगम बनाते हैं। यानी कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने का काम करते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे व्यापारिक बैंक भी हैं जो विदेशी विनिमय बैंक के कार्यों को संचालित करते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो व्यापारिक बैंकों का यह काम नहीं होता है कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलें, लेकिन आजकल ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि विदेशी विनिमय बैंक व्यापारिक बैंकों का काम करना शुरू कर दिए, इसलिए व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय बैंकों का भी काम करते हैं। तो इतना आप जानेंगे कि विदेशी विनिमय बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदल करके विदेशी व्यापार को सुगम बनाते हैं। उसके बाद आ गया कृषि बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक। कृषि बैंक ऐसे बैंक होते हैं
जो कृषि व्यवसाय के वित्त प्रबंधन का काम करते हैं, यानी कि किसानों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करके कृषि व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कृषि बैंक को यहाँ 4 भागों में दिखाया गया है। एक होता है सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, और जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यह भी जो है आप लोग देख रहे होंगे। ये सभी क्या हैं? कृषि बैंक के प्रकार हैं। अब हम चलते हैं बचत बैंक। बचत बैंक ऐसा बैंक होता है जो लोगों की अल्प बचतों को स्वीकार करता है और जो है उनकी जमाओं पर ब्याज प्रदान करता है, ब्याज देता है। हालांकि बचत बैंक जो है पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में प्रचलन में है। अपने देश में बचत बैंक का काम जो है व्यापारिक बैंक ही कर देते हैं, इसलिए अपने देश में बचत बैंक ज्यादा प्रचलन में नहीं है। उसके बाद है डाकघर बचत बैंक। डाकघर बचत बैंक ऐसा जो है बैंक है, यानी कि ये जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है संचालित होता है। कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में डाकघर बचत बैंक के नाम से खाता खोल करके अपनी अल्प बचतों को जमा कर सकता है और डाकघर अपने ग्राहकों की बचत पर ब्याज देते हैं। ये भी भारत में बहुत अधिक प्रचलन में है। और उसके बाद है विनियोग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। ये ऐसे बैंक होते हैं जो लोगों की अल्प बचतों को एकत्रित करके उसको किसी लाभप्रद रूप से निवेशित कर देते हैं, यानी कि लोगों की अल्प बचतों को स्वीकार करते हैं और उसको जो है किसी लाभप्रद योजना में विनियोजित कर देते हैं। जैसे भारत में LIC हुआ, और जो है और भी ऐसे बैंक हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जाने जाते हैं। इतना जानेंगे हम। विनियोग बैंक वे बैंक होते हैं जो लोगों की अल्प बचतों को स्वीकार करते हैं और किसी लाभप्रद स्कीम के अंतर्गत उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये विनियोग बैंक है। और 9वां है निर्यात आयात बैंक, जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से जानते हैं। ये ऐसे बैंक होते हैं जो विदेशी व्यापार को सुगम बनाते हैं, यानी कि जो व्यापारी आयात और निर्यात करते हैं तो उनके व्यापार के प्रबंधन के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं। यानी कि ऐसे विदेशी व्यापारियों को या विदेशी ऐसे लोग हैं जो विदेशी व्यापार करते हैं, उनके लिए जो है ऋण प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। इसको हम निर्यात आयात बैंक के नाम से जानते हैं। एक्सपोर्ट, इसी को हम एक्जिम बैंक के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट से EX और इंपोर्ट से I हम ले लेते हैं तो ये हो जाता है एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक ऐसा बैंक है जो आयात और निर्यात को सुगम बनाता है, विदेशी व्यापारियों के लिए लोन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद है 10वां राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक यह देश का बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक होता है जो आवास के लिए जो है ऐसी वित्तीय संस्थाओं को लोन देता है जो देश में आवास के लिए अपने ग्राहकों को लोन देते हैं। और उसके बाद है 11वां प्राचीन देशी बैंकर। प्राचीन देशी बैंकर यह देश का सबसे पुराना और जो है प्राचीन बैंकिंग व्यवस्था है। इसके अंतर्गत महाजन, साहूकार, सेठ लोग आते हैं जो गांव के या ग्रामीण अंचल के लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। हालांकि इनकी जो ऋण प्रदान करने की जो पद्धति है ये बहुत अधिक ऊंची दर पर लोगों से ब्याज लेते हैं और जो है गरीबों का बहुत अधिक शोषण करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि बैंकों के प्रकार में जो 11 बैंक आपके सामने यहाँ लिखे गए हैं, तो आप जो है इसको समझिएगा। और आज के वीडियो में इतना। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सब समझ में आया होगा। केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, कृषि बैंक के अंतर्गत सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद है बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक, विनियोग बैंक, निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और प्राचीन देशी बैंक है। और इस भाग में हम पढ़ेंगे बैंकों का महत्व। बैंक हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमारे आर्थिक जगत में उनका क्या महत्व है, इस संबंध में आज हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ हम देख रहे हैं बैंक के महत्व को यहाँ जो है 14 पॉइंट में दर्शाया गया है, बोर्ड पर देख लीजिए। इसमें पहला है जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहन, पूंजी का निर्माण, साख निर्माण, कीमत स्थिरता लाने में सहायक, वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन, आर्थिक विकास में सहायक, रहन सहन के स्तर में सुधार, धनराशि के स्थानांतरण में सुविधा, भुगतानों को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक, मुद्रा का आवश्यकता अनुसार निर्गमन, मुद्रा प्रणाली में लोच, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा, और सबसे लास्ट में दर्शाया गया है आर्थिक स्थिति का अध्ययन। तो आइए पहले पॉइंट को हम देखते हैं, जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहन। देश में अधिक से अधिक बैंकिंग सुविधाओं के होने के कारण जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलता है। लोग जो है अपनी बचतों को बैंक में जमा करते हैं और बैंक भी उनकी जमाओं पर ब्याज देता है, इसलिए जनता भी जो है अपनी बचत को बैंक में जमा करने के लिए प्रोत्साहित होती है। दूसरा है पूंजी का निर्माण। पूंजी का निर्माण, इसमें हम देखेंगे कि जनता जो भी अपनी जमाओं को, अपनी धनराशि को बैंक में जमा करती है तो बैंक उसे अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि उन जमाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ जरूरतमंद व्यक्तियों, कुछ संस्थाओं को ऋण के रूप में दे देते हैं, जिससे वे लोग इस धनराशि का उपयोग पूंजी के रूप में कर सकते हैं। इस तरह देश में पूंजी का निर्माण करने में बैंक बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तीसरा है साख का निर्माण करना। बैंक के पास जितनी धनराशि जमा के रूप में प्राप्त होती है उससे कई गुना रकम लोगों और संस्थाओं को ऋण के रूप में दे देती है। इस प्रकार बैंक जो है साख का निर्माण करती है, यानी जितनी जमा उसको मिलती है उससे अधिक रकम लोगों में क्या करती है, ऋण के रूप में आवंटित कर देती है। इस तरह देश में जो है साख का निर्माण होता है। इसलिए कहा गया है कि बैंक वहां काटते हैं जहां बोते नहीं हैं। उसके बाद है चौथा, कीमत स्थिरता लाने में सहायक। बैंक की ये विशेषता होती है कि वह जो है मुद्रा की जब अतिरिक्त मात्रा हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा हो जाती है, तो फिर वह साख का संकुचन करने लगती है, और जब देश में मुद्रा की आवश्यकता महसूस होती है तो फिर वह साख का विस्तार करके और जो है उसकी पूर्ति कर लेती है। यानी कि जब देश में महंगाई बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ जाती है, तो देश में मुद्रा का संकुचन करके तथा कीमत स्तर बहुत जब नीचे गिरने लगता है तो साख का विस्तार करके वो जो है देश में कीमत स्थिरता को लाने में सहायक सिद्ध होती है, यानी देश में कीमत स्थिरता को बनाए रखती है। पांचवा है वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन। बैंक क्या करते हैं, ऐसे क्षेत्र में जहां लोगों की बचत अधिक है, बैंकों में अधिक पैसे जमा होते हैं, वहां से उनकी जमाओं को स्वीकार करके और उस क्षेत्र में लोगों के ऋण के रूप में दे देती है। जहां पर लोगों की आय कम है, जहां लोगों की बचत कम है, जहां लोगों को ऋण की आवश्यकता है, तो अधिक जमा वाले क्षेत्रों से धनराशि को एकत्रित करके कम आय वाले क्षेत्रों में ऋण के रूप में बांट देती है। इस प्रकार देश में वित्तीय साधनों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होते हैं बैंक। उसके बाद छठा है आर्थिक विकास में सहायक। किसी भी क्षेत्र में जब वहां बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होने लगता है तो वहां पर उद्योग धंधे, व्यवसाय, व्यापार और इन चीजों का विकास होने लगता है। इस तरह बैंक क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जहां इनका अधिक से अधिक विस्तार होने लगता है वहां आर्थिक विकास होना जो है स्वाभाविक है। इस तरह देश में क्या होता है, आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होते हैं बैंक। उसके बाद सातवां रहन सहन के स्तर में सुधार। बैंक क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को उनके दैनिक जीवन की वस्तुओं को खरीदने के लिए
उनको ऋण देते हैं। इस प्रकार लोग जो है अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली महंगी से महंगी वस्तुओं को भी वो खरीद सकते हैं और अपने जीवन स्तर को उत्तम बना सकते हैं। जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, कार हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, भवन हुआ, ये लोग क्या करते हैं, बैंक से ऋण लेकर के खरीद करके और जो है अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। उसके बाद है 8वां, धनराशि के स्थानांतरण में सुविधा। आजकल बैंक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को रकम बहुत आसानी से भेजी जा सकती है। बड़ी से बड़ी रकम को भी आसानी से भेज करके हम किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा कर सकते हैं। जैसे चेक के द्वारा, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा। आजकल तो बैंक नेफ्ट और आरटीजीएस के माध्यम से बड़ी रकम को भी 2 से 3 मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा देते हैं। इस प्रकार बैंक क्या करते हैं, धनराशि के स्थानांतरण में सुविधाजनक सिद्ध होते हैं। 9वां है भुगतानों को सुविधाजनक बनाना। बैंकों के माध्यम से बड़ी रकम का भी भुगतान कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्राहक आसानी से प्राप्त कर सकता है। 10वां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा। आजकल बैंक क्या करते हैं, हालांकि ये काम बहुत पहले से होता आ रहा है। देश में जो विनिमय बैंक हैं वह जो है विदेशी व्यापारियों के लिए विनिमय की व्यवस्था करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बैंक सहायक सिद्ध होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत अच्छे ढंग से जो है संचालित किया जा सकता है। और 11वां है मुद्रा का आवश्यकता अनुसार निर्गमन। प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक जिसको मुद्रा के निर्गमन का अधिकार है वह देश में आवश्यकता के अनुसार जो है मुद्रा का निर्गमन करता है। देश में जो है मुद्रा प्रसार के समय मुद्रा का संकुचन करने लगता है और जब देश में मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है तो ऐसे कंडीशन में साख का विस्तार करके और जो है मुद्रा का आवश्यकता अनुसार जो है उसका संतुलन बनाए रखता है। 12वां है मुद्रा प्रणाली में लोच। ये भी जो है से 11वें पॉइंट से ही कुछ मिलता जुलता है। यानी कि देश का केंद्रीय बैंक जब देश में मुद्रा की अधिक आवश्यकता है तो मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देता है और जो है जब मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में निर्गमित हो गई है तो मुद्रा का संकुचन करने लगता है। इस प्रकार देश में मुद्रा प्रणाली में लोच बनाए रखता है। उसके बाद है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा देते हैं जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण कागजातों को, अपने जेवरातों को या जो है ऐसे मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रख सकता है। हालांकि बैंक इसके लिए क्या करते हैं, जो भी सेवा प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में ग्राहकों से शुल्क वसूल करते हैं। उसके बाद है आर्थिक स्थिति का अध्ययन। देश का केंद्रीय बैंक तथा जो है देश के महत्वपूर्ण बैंक देश की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते रहते हैं और उसका रिपोर्ट जो है पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित करवाते रहते हैं जिससे सरकार को अपने देश की आर्थिक नीति से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में सुविधा रहती है। और देश के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े किसान हैं या आम जनता है वह देश की आर्थिक स्थिति के विषय में उनको भी जानकारी होती रहती है। तो ये रहा बैंक का महत्व। देश में जो है बैंक आर्थिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में या देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान किस प्रकार कराते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस भाग में हम पढ़ेंगे अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो इसमें हम बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधों के आधार पर सभी व्यापारिक बैंकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुसूचित बैंक और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। अब हम देखते हैं कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। तो अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है। द्वितीय
अनुसूची में सम्मिलित होने के कारण इन बैंकों को अनुसूचित बैंक के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक अधिनियम, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में जिन बैंकों का नाम सम्मिलित कर लिया गया उन बैंकों को अनुसूचित बैंक के नाम से जाना जाता है। इसको हम सूची ब के नाम से भी जानते हैं। तो जिन बैंकों का नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची या सूची ब में सम्मिलित कर लिया गया उन बैंकों को अनुसूचित बैंक के नाम से जाना जाता है। अब जिस समय रिजर्व बैंक अधिनियम अपने द्वितीय अनुसूची में जिन बैंकों का नाम सम्मिलित कर रहा था, तो उस समय व्यापारिक बैंकों के सामने कुछ शर्तों को रखा गया। तो जो बैंक उन शर्तों को पूरा कर पाए उन्हीं बैंकों को रिजर्व बैंक अपने द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया। अब वो शर्त कौन कौन थे? पहला शर्त था कि वे बैंक जो अपना बैंकिंग व्यवसाय भारत में कर रहे थे, और दूसरा वे बैंक जिनकी पूंजी प्रदत्त तथा रक्षित कोष मिलाकर के जिनके पास 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से अधिक की पूंजी थी, और तीसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात से संतुष्ट हो कि इन बैंकों का कार्य अपने जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं है और वे भारत सरकार के द्वारा बनाए गए बैंकिंग नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। और चौथा, उन बैंकों का रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम या किसी देश के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। तो ये 4 शर्त थे। जो बैंक इन 4 शर्तों को पूरा किए उन बैंकों का नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया और वे बैंक अनुसूचित बैंक के नाम से कहलाए। अब अनुसूचित बैंकों के लिए रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा कुछ दायित्व रखे गए। अब भी है, उसमें पहला दायित्व यह है कि नगद कोष रखना। जितने भी अनुसूचित बैंक हैं उनके सामने यह दायित्व रखा गया कि वे अपनी कुल जमाओं का कम से कम 3% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सुरक्षित कोष में रखेंगे। और जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस नगद कोष को बढ़ा करके 15% तक कर सकता है। और दूसरा शर्त ये है कि अनुसूचित बैंक साप्ताहिक विवरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजते रहेंगे। साप्ताहिक विवरण यानी कि प्रत्येक सप्ताह का जो भी उनका विवरण है वे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजेंगे। जो बैंक ऐसा नहीं करेंगे उनके ऊपर रोजाना के हिसाब से दंड लगेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनका लाइसेंस रद्द भी कर सकता है यदि साप्ताहिक विवरण नहीं भेजते हैं तो। और फिर अनुसूचित बैंकों को विशेष सुविधाएं, हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनुसूचित बैंकों के ऊपर कुछ दायित्व सौंपा है तो उनको कुछ सुविधाएं भी देता है। पहला सुविधा यह है कि पुनर्कटौती की सुविधाएं अनुसूचित बैंकों के व्यापारिक विपत्रों, साधारण विपत्रों और प्रतिज्ञा पत्रों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पुनर्कटौती की सुविधा देता है। और दूसरा है धनराशि का हस्तांतरण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनुसूचित बैंकों की धनराशि को
निःशुल्क या सस्ती दर पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की व्यवस्था करता है। और तीसरा है ऋण की सुविधा। बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनुसूचित बैंकों को ऋण की सुविधा देता है। और चौथा है समाशोधन गृहों की सदस्यता। जो बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी में सम्मिलित हो गए वे समाशोधन गृह की सदस्य बन गए। और पांचवा है विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय या विदेशी विनिमय का कार्य अनुसूचित बैंक के द्वारा ही करता है। और छठा है संकट के समय विशेष सहायता। अगर जो है अनुसूचित बैंक के सामने कोई वित्तीय संकट पड़ जाए तो ऐसे कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी विशेष सहायता करता है और उनको असफल होने से बचाता है। भारत में बहुत से बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और कुछ विदेशी बैंक भी अनुसूचित बैंक की श्रेणी में सम्मिलित हैं। ये हो गया अनुसूचित बैंक। अब आइए हम देखते हैं गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जिन बैंकों का नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं हो पाया वे गैर अनुसूचित बैंक कहलाए। यानी कि जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जो है बैंकों के सामने जो 4 शर्तों को रखा, तो जो बैंक उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए उन बैंकों को गैर अनुसूचित बैंक के नाम से जानते हैं। अब गैर अनुसूचित बैंकों के सामने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ जो है दायित्व रखा है। पहला है नकद कोष रखना। इनके लिए भी ये जरूरी है कि ये नकद कोष रखेंगे। जैसे ये रखते थे अनुसूचित बैंक नकद कोष रखते हैं, वैसे ये भी रखेंगे, लेकिन इनके लिए थोड़ी सी छूट ये है कि ये अपना नगद कोष कोई जरूरी नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रखें। ये जो है अपने पास ये कोई ऐसा कोष बना करके और जो है नगद कोष को रख सकते हैं, या स्टेट बैंक के पास रख सकते हैं, या जो है किसी अन्य जो है राष्ट्रीयकृत बैंक के पास रख सकते हैं। तो नगद कोष इनको भी रखना जरूरी है। और दूसरा ये है कि इनको मासिक विवरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजना होता है। ये साप्ताहिक विवरण भेजते हैं और ये क्या है, इनके लिए मासिक विवरण भेजना होता है। और तीसरा फैसिलिटी ये मिला है इनको, असामान्य परिस्थितियों में ऋण। वैसे तो सामान्य परिस्थितियों में गैर अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण पाने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गैर अनुसूचित बैंकों को भी ऋण प्रदान करता है। तो ये रहा अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक। उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा। अब शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।